हेलो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बीटो। चैप्टर 1। आपको ये शादी करनी पड़ेगी माया। ये रौबदार आवाज़ थी देवयानी शेखावत की। देवयानी शेखावत एक उम्रदराज औरत, आंखों में तेज और भारी भरकम पोशाक पहने देवयानी शेखावत ने अपने सामने खड़ी माया शेखावत से कहा। माया शेखावत, शेखावत इंडस्ट्री की मालकी और जयपुर की गद्दी की वारिस। माया शेखावत ने अपनी दादी देवयानी शेखावत की आंखों में देखते हुए दांत पीसकर कहा, दादी आपकी हर बात मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी ये बात भी मानूंगी। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी जिंदगी में किसी मर्द की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप, कहकर माया वहां से जाने लगी। तभी अचानक से देवयानी शेखावत ने गुस्से से कहा, हर औरत को जिंदगी में एक मर्द की जरूरत होती है माया, और आपको ये बात समझनी होगी। आप 25 साल की हो चुकी है और अब हम आपकी भी एक नहीं सुनेंगे। हमने आपकी शादी राजवीर रावल के बड़े बेटे वंश रावल से तय कर दी है, और अगर आप हमारे फैसले के खिलाफ गई तो हम आपसे शेखावत इंडस्ट्री के सारे राइट्स छीन लेंगे। उनकी तेज नजरें बराबर अपनी जिद्दी घमंडी पोती पर थी। माया ने जब अपनी दादी की बात सुनी तो उसने पलटकर अपनी दादी को घूरा। ये औरत अगर उसकी दादी ना होती तो आज उसे माया जान से मार देती। आप मुझे ब्लॉकमेल कर रही है दादी, मुझे माया शेखावत को, माया ने दांत पीसते हुए अपनी दादी की तरफ बढ़ते हुए कहा। वहां खड़ी अर्चना शेखावत और नौकर सभी दादी पोती की नोकझोंक देख रहे थे, और वो दादी के आखिरी शब्द सुन हैरान भी थे। देवयानी शेखावत ने बराबर माया शेखावत की दुखती नस पर पैर रखा था। शेखावत इंडस्ट्री माया शेखावत की जान थी, या यूं कहे माया शेखावत का गुरूर और घमंड दोनों ही शेखावत इंडस्ट्री की बदौलत थी। आपको ब्लॉकमेल नहीं कर रहे हैं माया, बस आपको ये एहसास करा रहे हैं कि शेखावत इंडस्ट्री के सारे राइट्स आपके दादाजी हमारे नाम कर चल बसे थे। हमने आपको बस शेखावत इंडस्ट्री को संभालने के लिए रखा है, मालकिन आज भी हम हैं शेखावत इंडस्ट्री की। देवयानी शेखावत ने माया को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन ये मुस्कान माया को चिढ़ा रही थी। माया के जबड़े गुस्से से कस गए थे, वो घूर घूर कर अपनी दादी को देख रही थी। आप ये जानती हैं कि मुझे मर्द नाम से भी चीड़ होती है, नफरत है मुझे हर मर्द जात से, और आप इसकी वजह भी अच्छे से जानती हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हैं। माया ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। उसे नफरत थी मर्द नाम से भी। उसने उसी वक्त सोच लिया था जब उसकी माँ तीर तीर मर रही थी एक मर्द के लिए, इसलिए वो अपनी जिंदगी में अभी किसी मर्द को जगह नहीं देगी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते माया, आपके पिता ने जो गलती की उस वजह से आप मर्द जात से नफरत नहीं कर सकती। जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे ही सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते, और वंश आपके पिता जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देवयानी शेखावत ने माया को समझाते हुए कहा। आपकी बात भी सही है दादी, लेकिन नफरत नफरत होती है, और मेरी नफरत मर्दों के लिए मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। और रही बात शादी की, तो मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। माया ने अपनी दादी को देखते हुए इविल स्माइल कर कहा। माया की मुस्कान देख देवयानी शेखावत ने अपनी एक आंख छोटी कर कहा, देवयानी शेखावत से समझौता। माया शेखावत देवयानी शेखावत की छवि ही थी। जैसी देवयानी शेखावत थी गुस्सेल, घमंडी और जिद्दी, वैसी ही माया शेखावत भी थी, लेकिन माया में एक चीज ज्यादा थी, और वो था संकीपन। माया को जो पसंद आया माया ने उसे हमेशा ही पा ही लिया था, और जो नहीं मिला उसे किसी और का भी नहीं होने दिया। माया शेखावत हूँ मैं, एक हाथ से देती हूँ तो दूसरे हाथ से लेती भी हूँ। मुझे वंश रावल से शादी के बदले सारी प्रॉपर्टी चाहिए, सारी मतलब सारी, ये महल, शेखावत इंडस्ट्री के सारे ब्रांचेस और घेरे से, शेखावत इंडस्ट्री के सारे राइट्स भी अगर मंजूर हो तो मैं शादी करूंगी, अगर नहीं तो मेरी भी शादी के लिए ना है। माया ने अपनी दादी को एक घमंड भरी मुस्कान पास की। उसकी बात सुनकर अर्चना शेखावत और घर के सारे नौकर हैरान रह गए। माया, अब तुमने हद पार कर दी अपनी दादी के सारे, तुम अपना घमंड अपना गुरूर दिखा रही हो। अर्चना शेखावत ने माया को देखते हुए गुस्से से कहा। माया ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मॉम ये घमंड नहीं, बल्कि मेरी शर्त है। जब दादी मुझे एहसास दिला सकती है कि शेखावत इंडस्ट्री मैं सिर्फ संभाल रही हूँ, तो मैं अपनी शर्त क्यों नहीं दादी के सामने रख सकती है ना दादी। कहते कहते माया ने देवयानी शेखावत को ताना मारा। हम सारी प्रॉपर्टी आपकी ही है माया, और हमें आपकी शर्त मंजूर है। जिस दिन आप वंश रावल की पत्नी बनेगी उसी दिन आपके नाम हम सारी प्रॉपर्टी कर देंगे, देवयानी शेखावत ने माया को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर माया के होठों के कोने मुड़ गए। ठीक है, फिर आप शादी की और पेपर वर्क की तैयारियां करें, माया ने कहा, और वहां से चली गई। माया के जाने के बाद अर्चना जी आगे आए और उन्होंने देवयानी जी से कहा, माँ आपने माया की शर्त क्यों मानी? आप जानती हैं ना कि माया पागल है, वो शादी करेगी, लेकिन उसने अगर शादी के बाद वंश को छोड़ दिया तो क्या करेगी आप? वो अपनी जिद्दी बेटी से परेशान थी। अर्चना, हमने माया के लिए वंश को सोच समझ कर ही चुना है।
माया जिद्दी है और मतलबी भी, लेकिन वंश ऐसा नहीं है। वो माया जैसी तूफान को आसानी से संभाल लेगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी सारी माया के नाम पर ही है, बस हमने ये बात उससे छुपा कर रखी ताकि आगे चलकर हमें काम आए, देवयानी शेखावत ने एविल स्माइल करते हुए कहा। माया इस बात से अनजान थी कि शेखावत की सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है, बस चालाक दादी जी ने यह बात माया से छुपाई। उनकी बात सुन अर्चना शेखावत हैरान थी। आप तो काफी तेज निकली माँ, उन्होंने हैरानी से कहा। उनकी बात सुनकर देवयानी शेखावत ने घमंड से मुस्कुरा कर कहा, जब माया के दादा की मेरे सामने नहीं चली तो ये जिद्दी लड़की तो मेरी पोती है, इसकी क्या चलेगी मेरे सामने, उन्होंने कहा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो गुमनाम थे एक दूसरे में, एक पैशनेट किस उनके बीच हो रही थी और वो एक दूसरे में खो गए थे। तभी उन पड़े दोनों लव बटर्स को होश में लाते मुले उस लड़के का फोन रिंग हुआ। उसने किस को ब्रेक लगाया और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर उस लड़के ने घबराते हुए कहा, आप उनका ख्याल रखें, मैं आज ही इंडिया आ रहा हूँ, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना जॉकेट लेकर वहां से जाने लगा। जल्दबाजी में उसे ध्यान नहीं रहा कि वो लड़की अभी वहां मौजूद थी। चैप्टर 2। इंडियन एयरपोर्ट के बाहर वंश खड़ा अपनी कार का इंतजार कर रहा था। वो इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लॉक पेंट में कहर ढा रहा था। तभी वंश के सामने एक कार आकर रुकी, जिसे देख वंश ने अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ाए और कार के अंदर बैठ गया। डैड कैसे हैं अब वो ठीक तो है ना, वंश ने अपने भाई कबीर रावल से कहा जो कार ड्राइव कर रहा था। वंश की बात सुनकर कबीर ने कहा, डैड ठीक है, लेकिन अगली बार शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, कहकर कबीर ने रेडियो मिरर में से पीछे बैठे वंश को देखा। वंश ने कबीर की बात सुनकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं मान सकता उनकी बात, तू जानता है कि मैं नोआ से प्यार करता हूँ, 3 साल का रिलेशनशिप है हमारा और पता नहीं डैड ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है नोआ से। वंश कहते कहते इरिटेट हो गया। भाई तुम जानते हो कि डैड पुराने ख्यालात के हैं और उनका मानना है कि आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है और तुम भी लव मैरिज के चक्कर में ना ही पड़ो, क्योंकि जब तक डैड जिंदा है तुम और नोआ एक नहीं हो सकते। हाँ डैड के जाने के बाद ये हो सकता है, लेकिन डैड तो मेरे बच्चों को गोदी में खिला कर ही जाएंगे, कबीर ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंश ने उसे घूरा। कुछ देर बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वंश अपने पाया उसका पूरा परिवार वार्ड के बाहर खड़ा था, लेकिन वो सीधे अपने डैड के वार्ड गया जहां उसके डैड मशीनों से घिरे हुए थे। ट्रेस के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डैड कहते हुए वंश अपने डैड राजवीर रावल के करीब बेड पर बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। राजवीर जी ने वंश की ओर देखा और कहा था मैंने सभी से कि कोई मेरी खबर तुम तक न पहुंचाए, लेकिन तुम्हारे वो नालायक भाई के पेट में कुछ बात पचती कहाँ है और मेरे मरने के बाद वापस आते ना तुम उस फिरंगी लड़की के साथ, कहकर राजवीर जी ने अपना हाथ वंश के हाथ से छुड़ा लिया और वंश से अपनी नजरें फेर ली, जिसे देख वंश मायूस हो गया और वार्ड से बाहर आया तो उसकी मां ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा कितने सालों बाद तुम्हें अपने सीने से लगाया है, सुकून मिला आज मुझे, कहकर श्वेता जी ने वंश के माथे को चुमा। वंश ने अपनी मां को देखते हुए कहा, आप ठीक है ना, श्वेता जी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वंश अपने दादाजी का आशीर्वाद लिया जो व्हीलचेयर पर बैठे थे। अपने बाप की बात मान लो वंश, तुम जानते हो वो जिद्दी है और अपनी जिद वो पूरी करके ही दम लेता है। तुम्हें हम सबकी खुशी के लिए अपनी खुशी त्यागनी पड़ेगी और माया शेखावत से शादी करनी पड़ेगी, वंश के दादाजी ने वंश को समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वंश समझ गया कि हर बार की तरफ इस बार भी उसकी नहीं चलने वाली। ठीक है करूँगा मैं शादी, सिर्फ डैड की जिद के कारण, क्योंकि उस शादी में ना तो मुझे खुशी मिलेगी ना ही उस लड़की को और ना ही आप सबको, वंश ने गुस्से से कहा और वहां से दनदनाते हुए चला गया। वही दूसरी शेखावत इंडस्ट्री में माया अपने केबिन में थी और उसके सामने उसकी सेक्रेटरी रडी खड़ी थी। मैंने तुम्हें किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, माया ने अपनी चेयर पर लिन होकर सामने खड़ी रडी को देखते हुए कहा। यस मैम, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है मिस्टर वंश रावल के बारे में। मिस्टर वंश 6 सालों से लंदन में हैं और उनके परिवार में उनके मॉम डैड, एक छोटा भाई और भी बहुत लोग हैं। जहां तक मुझे मिस्टर वंश रावल के बारे पता चला है उस हिसाब से वो रिलेशनशिप में है, शायद सीरियस भी है अपने रिलेशनशिप को लेकर। माया की तरफ वंश की तस्वीर पर आते हुए, ये रही मिस्टर रावल की कुछ फोटोज। रडी ने वंश के बारे में जानकारी माया को बता दी। माया ने वंश की तस्वीर को हाथ में लिया और अपने रंगीन नाखूनों को उस तस्वीर पर फिराते हुए वंश की तस्वीर को निहारने लगी। हैंडसम है और साथ ही शक्ल से थोड़ा बेवकूफ भी, माया वंश की तस्वीर को एकटक निहार रही थी। एक चॉकलेट बॉय जैसी तस्वीर थी वंश की वो।
माया ने उस तस्वीर को नीचे रखा और रवि को देखते हुए कहा, मुझे उससे मिलना है। माया की बात सुनकर रवि कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से देवयानी शेखावत की आवाज माया के कानों में पड़ी। कल रावल परिवार तुम्हें देखने आ रहा है तो तुम्हें पर्सनली वंश से मिलने की जरूरत नहीं है माया। देवयानी जी ने रवि को जाने का इशारा किया। आप यहाँ क्या कर रही हो? माया ने अपनी दादी को घूरा। कंपनी अभी तक आपके नाम नहीं हुई है माया, अभी हम मालकिन हैं यहाँ के और हम जब चाहे आ सकते हैं यहाँ, देवयानी जी ने माया को देखते हुए कहा। माया को अपनी दादी की ये बात अच्छी नहीं लगी। बहुत जल्द ये मेरी होने वाली हैं। खैर यह सब छोड़े, और अभी आपने क्या कहा कि रावल परिवार मुझे देखने आ रहा है, और आपको क्या लगता है कल मैं उनके सामने पत्ता को भी तरफ सज-धज कर जाओ अपना काम छोड़कर? नो दादी, शादी के लिए हाँ की है इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू सी रस्में भी निभाओ, माया ने दांत पीसते हुए कहा। माया, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब शेखावत इंडस्ट्री के लिए आपको बहुत कुछ करना है। अभी अब बातें बहुत हो गई, अब घर चले क्योंकि कल के लिए कुछ तैयारियां करनी है। देवयानी जी ने माया को घूरा। आप दादी है मेरी इसलिए चुप हूँ, वरना शेखावत इंडस्ट्री तो मैं छीन कर भी ले सकती हूँ, माया ने दांत पीसते हुए कहा। अगले दिन शेखावत मेंशन में रावल परिवार माया को देखने के लिए पहुंचा था। दादी और वंश के पापा थोड़ा पुराने विचारों वाले थे, इसलिए आज माया के साथ कमरे में जबरदस्ती साड़ी पहना वाला सीन चल रहा था। माया को अर्चना जी साड़ी पहना रही थी और माया मुंह लटका कर खड़ी थी, और वही नीचे सोफे पर बैठा वंश का भी कुछ यही हाल था। लो आ गई हमारी माया, देवयानी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वंश छोड़ सभी ने माया को देखा। आपकी माया तो बहुत खूबसूरत है देवयानी जी, श्वेता जी ने कहा। माया जिसके हाथ में एक चाय की ट्रे थी, वो माया जिसने बचपन से कभी चाय को छुआ तक नहीं था और न ही कभी घर का कोई काम किया था, वो माया आज चाय सर्व करने वाली थी। माया शेखावत इंडस्ट्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसे शेखावत इंडस्ट्री की क्वीन बनना था, मालकिन बनना था, और उसके लिए ये सब माया को करना ही पड़ेगा। माया ने वंश को घूरा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। माया ने वंश को घूरते हुए उसके घर वालों को चाय दी और एविल स्माइल करते हुए घिरे से एक संस्कारी लड़की की तरफ चाय का कप हाथ में लेकर वंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी चाय, कहकर माया ने जानबूझकर सारी चाय वंश के ऊपर गिरा दी। गर्म चाय से वंश हड़बड़ा गया। सभी हैरान थे और अर्चना जी और देवयानी जी माया को घूरने लगी। अपनी औलाद से वो वाकिफ थी। सॉरी, वो गलती से हो गया, माया ने एविल स्माइल करते हुए घिरे से कहा। कोई बात नहीं बेटा, आप वंश को वॉशरूम दिखा दीजिए, वो साफ कर लेगा। माया को लेकर वॉशरूम में चली गई। वंश सिंक के सामने खड़े होकर अपनी पेंट साफ कर रहा था। उसने अभी माया को ठीक से देखा नहीं था, तभी अचानक से उसे दरवाजे की आवाज आई। वंश ने जब देखा तो पाया कि माया दरवाजा बंद कर उससे लग खड़ी थी। ये क्या कर रही है आप? वंश ने सवाल किया, ना जाने क्यों, लेकिन माया के पास उसे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। माया घिरे घिरे से वंश की तरफ बने लगी, जिसे देख हमारे वंश बाबू हड़बड़ा गए और घिरे घिरे से पीछे खिसकने लगे। माया ने वंश को देखते हुए घिरे से कहा, डरो मत वंश बेबी, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। माया ने वंश के सीने पर हाथ रखा और घिरे से कहा, तुम मुझे अच्छे लगे। माया ने नजरें उठाकर वंश को देखा। देखिए आप दूर रही मुझसे, मुझे पसंद नहीं कि पराई लड़की मेरे करीब आए, वंश ने हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माया ने वंश को घूरा। जहां लड़के उसकी एक नज़र के लिए तड़पते हैं, वहां से लड़का उसे दूर रहने के लिए कह रहा है। क्या मैं आज खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? माया ने अचानक से सोचा, क्योंकि वंश उसे दूर रहने के लिए बोल रहा है। देखिए माया जी, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट मुझे नोआ मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा बाकी लड़कियों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ आप बाहर जाकर कह दें कि आपको मैं पसंद नहीं, वंश ने सीधे सीधे कह दिया। लेकिन उसकी ये बात मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये माया का ईगो हर्ट कर गई। माया को महसूस हुआ कि उसमें कोई कमी है, या फिर क्या वो नोआ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। माया का ये सोच सोचकर ही गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माया ने अपनी तेज नज़रों से वंश को देखा और कहा, वंश रावल, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं ना, तो देखो अब मेरी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। अब तुम देखो कैसे मैं तुमसे शादी कर तुम्हारी जिंदगी में शनि की तरफ आती हूँ। माया ने अपने दांत पीस लिए और दनदनाते हुए बाहर आकर सभी से गुस्से से कहा, मुझे आपका बेटा पसंद आया और मुझे उससे शादी इसी हफ्ते में करनी है। मैं अब और ज़्यादा वेट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए। कहते वक्त माया ने देवयानी शेखावत की ओर देखा। माया ही थी, उसका दिमाग अब किसी बात पर खराब हो ये किसी को नहीं पता था। वंश ने तो सीधे सीधे कह दिया, क्योंकि वो जैसे माया ने कहा थोड़ा सा बेवकूफ़ है वो।
और माया संग की माया को लगता था कि उसे देखने के बाद वंश छत से शादी के लिए हाँ कहेगा, लेकिन वंश ने तो माया का पोपट बना दिया। चैप्टर 3। माया की बात सुनकर वहाँ सब हैरान थे। आखिर वॉशरूम में ऐसा क्या हो गया कि माया ने अचानक से यहाँ आकर सभी से यह कह दिया कि उसे वंश पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है, वो भी इसी हफ्ते। बेटा, आपको अचानक से क्या हो गया? श्वेता जी ने माया को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर माया ने गुस्से से कहा, आपके बेटे को मैं पसंद नहीं हूँ। मैं माया शेखावत जिसे पाने के लिए लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसे आपका बेटा रिजेक्ट कर रहा है। उसने मेरे मुंह पर यह कहकर मेरी बेइज्जती की। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। उनकी हिम्मत कैसी हुई किसी और लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट करने की? माया गुस्से से चीख उठी। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। पीछे खड़ा वंश भी माया को देख रहा था। इतनी पागल लड़की उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वंश को माया का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वही राजवीर जी ने गुस्से से वंश को घूरा और देवयानी जी से कहा, हमारे बेटे ने की गलती के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हमें नहीं लगता कि आपकी पोती हमारी बहू बनने के लायक है। हमें शांत और सुसल बहू चाहिए और आपकी पोती में हमें वो गुण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजवीर जी ने माया की ओर देखा जो गुस्से में थी। रावल परिवार जाने लगा, तभी पीछे से माया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों बाप बेटे ने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं तुम्हारे घर की बहू बनकर लूंगी, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ। माया शेखावत परफेक्ट है हर तरह से, समझे आप सब? कहते कहते माया गुस्से से चीख उठी। बदतमीज लड़की हो तुम, और तुम जैसी बदतमीज लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती, राजवीर जी ने गुस्से से कहा और दनदनाते हुए वहां से चले गए। उनके पीछे दादाजी की व्हीलचेयर को पुश करते हुए श्वेता जी भी निकल गई। वंश ने एक नज़र माया को देखा और अपना सिर में हिलाकर चला गया। माया गुस्से से तमतमा रही थी। आज पहली बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। वही देवयानी जी ने माया को एक नज़र देखा और कहा, गलती हमारी है कि आप लड़की होकर हमने आपको लड़के जैसा पाला। आपके हाथ में बचपन में ही गुड़िया दिलानी चाहिए थी ताकि आज आप ऐसी ना होती, कहकर देवयानी जी वहां से चली गई। बदतमीज की भी हद होती है माया, और तुमने आज सारी हदें पार कर दी। वो लोग हमारे घर आकर हमारे संस्कारों पर उंगली उठाकर चले गए सिर्फ आपकी वजह से, अर्चना जी ने गुस्से से कहा और वो भी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद माया ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। नौकर उसे देख रहे थे, जिसे देख माया ने टेबल पर रखा सामान फेंकते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारे बाप की बारात निकली है जो खड़े खड़े यहाँ तमाशा देख रहे हो। माया ने खुनसी लाल आंखों से सबको देखा। नौकर घबराकर वहां से चले गए। माया ने गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करना चाहा, लेकिन अब माया को शांति तभी मिल सकती थी जब वो अपना बदला लेगी। माया अपने कमरे में आई और उसने अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल की। हेलो मिस ब्यूटीफुल, बोलो आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई तुम्हें? दूसरी तरफ से डेनिस ने कहा। डेनिस की बात सुनकर माया ने सर्द आवाज में कहा, डेनिस मैं तुम्हें किसी की डिटेल्स भेज रही हूँ, मुझे वो चाहिए किसी भी हाल में, और तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते ही होगे। माया ने कहते वक्त अपने आप को मिरर में देखा। डोंट वरी, तुम मुझे उसकी जानकारी भेजो, शाम तक वो तुम्हारे पास होगा, डेनिस ने इविल स्माइल करते हुए कहा। माया ने उसकी बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वंश को याद करते हुए कहा, वंश बेबी बहुत जल्द एक और मुलाकात होगी और उसके बाद तुम मेरे माया के, और फिर देखो कैसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेती हूँ, कहकर माया मुस्कुराने लगी। वही दूसरी तरफ रावल मेंशन में जब रावल परिवार पहुंचा तब राजवीर जी काफी गुस्से में थे। कितनी बदतमीज लड़की थी वो, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। अच्छा हुआ कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाए बिना वापस आ गए, कहकर राजवीर जी अपने कमरे में चले गए। शाम का वक्त था। वंश इस वक्त बाहर था, लेकिन इस बात से अनजान था कि कोई उस पर नजर गए हुए हैं। वंश फोन पर बात करते हुए ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक कार आकर रुकी। वंश ने झट से ब्रेक लगा दिया और सीट बेल्ट खोल कार से बाहर आकर गुस्से से सामने खड़ी उस कार की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या बदतमीजी है? हाँ, रॉक साइड से कार चला रहे हो, ऊपर से अचानक मेरी हमम। वंश कह ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रख दिया और वंश वही बेहोश होकर डेनिस की मजबूत बाहों में झुल गया। कुछ देर बाद जब वंश की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में बेड पर पाया। वंश घिरे से उठा और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये कमरा काले थीम से डेकोरेट था। वंश हैरान था खुद को यहाँ पाकर। उसे याद आया कि वो किसी कार वाले से बात कर रहा था और अचानक से किसी ने उसे कुछ सुझाया और अब वो यहाँ है। वंश खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आया। एक आलीशान विला था। जब वंश नीचे आया तो सामने सोफे पर बैठी लड़की को देख वो हैरान था।
वेलकम टू मायाज वर्ल्ड। वंश बेबी। वंश के सामने सोफे पर बैठी माया ने सिगरेट की कश भरते हुए घिरे से अपनी कर्कश आवाज में कहा, तो तुम्हारे कारण मैं यहाँ हूँ। वंश ने माया को घूरते हुए कहा। माया ने जब वंश की बात सुनी तो वो खड़ी हुई और अपनी एक हाथ की 2 उंगलियों के बीच सिगरेट फंसाकर बड़ी आदा से चलते हुए वंश के बेहद करीब आकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, हम और ये भी जानते होगे कि क्यों हो तुम यहाँ। माया की नजरें वंश के खूबसूरत चेहरा का मुआवना कर रही थी। वंश कहीं ना कहीं माया को भा रहा था। वंश ने माया की बात पर उसे असमंजस से देखा, जिसे देख माया ने कहा, तुम यहाँ मेरे बनने के लिए हो। आज वंश रावल माया शेखावत का होगा और मैं रावल खानदान की बहू बनूंगी और फिर तुम सबको बताओगी कि माया शेखावत किस बला का नाम है। माया ने कहते कहते अपने दांत पीस लिए। वही माया की बात सुनकर वंश हैरान था। अचानक से उसने गुस्से से कहा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसी पागल लड़की से शादी अभी नहीं करूंगा। कहकर वंश ने माया को साइड किया और वहां से जाने लगा। तभी अचानक से माया ने वंश को पुकारा, वंश शिश। माया की आवाज सुन वंश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। आप लोग कहानी को रिव्यूज क्यों नहीं दे रहे हो यार? भाविका शर्मा, आपके कमेंट पर मैंने रिप्लाई किया था। मैं आपको टारगेट नहीं कर रही थी, बस अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। आप तो बुरा मान गई यार, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी आपको बुरा लगा हो तो, और प्लीज अगर ये मैसेज पढ़ा हो तो प्लीज रिप्लाई मी। चैप्टर 4। माया की आवाज सुन वंश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। माया हाथों में गन लेकर खड़ी थी और गन की नोक वंश पर पॉइंट थी। जिसे देख वंश ने गुस्से से कहा, अपनी ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें बंद कर दो, क्योंकि मैं मर सकता है लेकिन नुआ को छोड़ किसी और से शादी नहीं कर सकता। कहकर वंश जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तभी माया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कौन मार रहा है वंश बेबी? कहकर माया ने गन अपने सिर पर पॉइंट कर ली। जिसे देख वंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पागल हो गई हो क्या तुम? मर जाओगी अगर गलती से भी ट्रिगर दबा तो, वंश ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा। माया जो वंश की आंखों में देख रही थी उसने सनकी की तरह मुस्कुरा कर कहा, पागल तो मैं बचपन से ही हूँ वंश बेबी, और रही मरने की बात तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ये पागलपन छोड़ दूंगी। क्योंकि माया मरना पसंद करेगी लेकिन अपनी जिद को अधूरा छोड़ना नहीं, और अब तुमसे शादी करना मेरी जिद है जिसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। माया वंश को देखे जा रही थी जो उसे ऐसे देख रहा था मानो कि सनकी सायकों को जिद पूरी करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना मतलब सामने खड़ी ये लड़की सनकी सायकों से कम नहीं है। मरो तुम, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझी पागल लड़की? वंश ने कहा। जिसे सुन माया ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, वंश रावल तुम्हें जाना है ना तो जाओ, लेकिन मेरी लाश से गुजरकर। कहकर माया ने वंश की आंखों में देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रिगर पर अपना दबाव बनाने लगी। इसी के साथ ही गोली चलने की आवाज गूंज उठी और कुछ ही पल में शांति सी छा गई। माया ने अपनी आंखें खोली और वंश को देखा जो उसके पास खड़ा था और उसका हाथ पकड़कर ऊपर कर रखा था जिसमें गन थी। गोली हवा में फायर हो गई थी। वंश ने यन मौके पर माया का हाथ ऊपर कर दिया। वंश ने माया के हाथ से गन छीनी और गुस्से से जमीन पर फेंककर माया की बाजू कसकर पकड़ दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, अगर मैंने सही वक्त पर तुम्हारा हाथ नहीं पका होता ना तो आज तुम मर चुकी होती। अपनी जिद को पूरा करने के चक्कर में तुम आज मर जाती माया। वंश माया पर चिल्ला उठा। वंश की बात सुनकर माया ने वंश की आंखों में देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में घिरे से कहा, जिंदगी और मौत से मुझे फर्क नहीं पड़ता वंश बेबी, मैं माया हूँ और माया को फर्क सिर्फ अपनी जिद से पड़ता है। गन में अभी 5 गोलियां मौजूद हैं और याद रखना तुम्हारा एक कदम और गोली मेरे सिर के आर पार। माया ने वंश की पकड़ से अपनी बाजू छुड़वाई। तुम सच में एक पागल सनकी साइको लड़की हो, वंश ने माया को देखते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर माया ने घमंड से मुस्कुरा कर कहा, सभी यही कहते हैं तो कुछ नया बोलो वंश बेबी। प्लीज मत करो प्लीज, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वंश ने माया को देखते हुए इमोशनल होकर कहा। वही वंश की किसी और से प्यार करने वाली बात सुनकर ना जाने क्यों माया को अच्छा नहीं लगा। तो मर जाओ लेकिन मुझसे शादी कर, क्योंकि बनना तो मुझे रावल खानदान की बहू है, माया ने दांत पिसते हुए कहा। वही दूसरी तरफ रावल मेंशन में पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। वंश के पापा और उनके छोटे भाई किसी बात पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे और श्वेता जी और वंश की चाची जी सिर पर पल्लू लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी सब्जियां काट रही थी और दादाजी वही बैठे कुछ पढ़ रहे थे। कबीर वही बैठा गेम खेल रहा था। सभी अपने आप में बिजी थे कि तभी अचानक से कबीर की ही नज़र घर के मेन गेट पर गई और सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह गया। उसका वो महंगा फ़ोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया।
जिसकी आवाज सुन सभी ने उसे देखा और फिर उसकी नजरों का पीछा किया। सभी की हालत कबीर के जैसी ही हो गई। रावल परिवार का हर एक सदस्य हैरान था सामने खड़े वंश और माया को देखकर। माया की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र, दोनों ने वरमाला भी पहन रखी थी। वंश शिष्य राजवीर जी गुस्से से चिल्ला उठे। वंश घबरा गया। श्वेता जी ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वंश की चाची अलग ही ढंग से मुस्कुरा उठी। माया और वंश आगे बढ़े तभी राजवीर जी ने गुस्से से कहा, वही रुको, अगर एक कदम भी तुम दोनों ने मेरे घर के अंदर रखा तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। उनकी बात सुनकर सभी ने वंश और माया की तरफ देखा। माया जो शांत थी उसने वंश की कलाई पकड़ी और अपना कदम आगे बढ़ाकर पहली बार रावल मेंशन में अपना पहला कदम रखा। माया को वंश और बाकी सब हैरानी से देखने लगे। राजवीर जी जिनकी बात को आज तक किसी ने नहीं टाला, आज माया ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे सुना ही ना हो। माया की नजरें राजवीर जी पर थी जो उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। चैप्टर 5। माया ने वंश की कलाई पकड़ी और उसे लेकर रावल मेंशन की दहलीज पार की। सभी हैरानी से उसे देखने लगे, यहाँ तक कि वंश भी। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मना करने के बावजूद भी अंदर कदम रखने की। राजवीर जी माया पर गुस्से से चिल्ला उठे। माया जो बेखौफ राजवीर जी को देख रही थी, वो 2 कदम आगे बढ़ी और राजवीर जी के करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माया नाम है मेरा, माया शेखावत। तो बार बार मुझे बदतमीज कहने की गलती मत करिए ससुर जी। और रही बात आपके मना करने के बाद भी अंदर कदम रखने की, तो मैं वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है। या यूँ कहे कि माया किसी की नहीं सुनती, और वैसे भी मेरी मांग में आपके बेटे के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, उस हिसाब से तो अब मेरे पति का घर मेरा भी घर हुआ। माया के होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी जो राजवीर जी को चिढ़ा रही थी। राजवीर जी ने गुस्से से कहा, तुम बदतमीज लड़की हो और तुम्हें देख साफ लगता है कि तुम्हारा पूरा खानदान बदतमीजों का है। तभी तो तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया और वो तुम्हारी दादी एक औरत होकर एक मर्द की जगह चलाती है। निहायती घटिया और बदतमीजों। राजवीर जी कह ही रहे थे कि तभी अचानक से माया ने गुस्से से चिखते हुए कहा, बस राजवीर रावल बस। माया की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। राजवीर जी के सामने आज तक किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से माया ने उनका सिर्फ नाम पुकारा है। सभी माया को देखने लगे। माया ने गुस्से से लाल आंखों से दांत पीसते हुए कहा, अगर एक शब्द भी तुमने मेरे परिवार के खिलाफ कहा ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम्हारे कोई औकात नहीं है कि तुम मेरे खानदान पर जाओ, समझे, क्योंकि शेखावत है हम और हमारे यहाँ औरतों एक मर्द के बराबर समझा जाता है और तुम छोटी सोच वाले एक छोटे से कड़े हो जिसे माया शेखावत एक झटके से मसल कर रख देगी, समझे। माया ने कहते कहते राजवीर जी पर उंगली पॉइंट की। माया। वंश गुस्से से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर माया ने वंश की ओर देखा तो वंश ने गुस्से से माया की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ कर दांत पीस कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड से इस तरह से बात करने की। बड़े हैं वो और डैड है वो मेरे, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझी। और एक बात कान खोल के सुन लो, उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। वंश ने कसकर माया की बाजू पकड़ ली थी और उसे बेहिसाब गुस्से से घूर रहा था। वंश की बात सुनकर माया ने उससे अपनी बाजू छुड़वाए और वंश को देखते हुए गुस्से से कहा, बड़े हैं इसका ये मतलब नहीं कि मेरे खानदान को बदतमीज और घटिया कहे, मेरी माँ और मेरी दादी पर जाए। बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो इतनी अकल तो होगी ही कि जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपके सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। राजवीर जी को देखते हुए और राजवीर रावल को देख मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनमें अकल ना की कोई चीज भी होगी। चटाक। अचानक से एक थप्पड़ की आवाज वहां गूंज उठी। माया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसके बालों से ढका हुआ भी। वो गाल पर हाथ रख खड़ी थी, उसकी आंखें सर्द थी और वंश ने गुस्से से माया को थप्पड़ मारा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की। माया ने वंश को देखते हुए गुस्से से कहा, वो इस वक्त बेहिसाब गुस्से में थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह से बात करने की। वंश ने भी गुस्से से कहा, मेरी हिम्मत की बात तो करो ही मत वंश रावल, क्योंकि आज जो तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है ना, उसका बदला तो मैं एक ना एक दिन तो लेकिन ही रहूंगी और साथ ही तुम दोनों बाप बेटों को तुम्हारी औकात भी जरूर दिखाओगी। कहकर माया ने अपने गले में से वरमाला निकाली और वंश के ऊपर फेंक नदनाते हुए बाहर चली गई। वही राजवीर जी माया को जाते हुए देख एविल स्माइल कर रहे थे। वंश माया को जाते हुए देखने लगा। तभी अचानक से एकांत रावल यानी कि वंश के दादी जी की रौबदार आवाज गूंज उठी, वंश और राजवीर आप दोनों हमारे साथ स्टडी रूम में चले, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहकर वो अपनी व्हीलचेयर का बटन प्रेस कर वहां चले गए।
वहीं दूसरी तरफ माया की कार हवा की रफ्तार से सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। माया इस वक्त बेहद गुस्से में थी। वंश ने मार थप्पड़ माया शेखावत के ईगो पर लगा था और उसका बदला माया शेखावत वक्त आने पर जरूर लेगी। राजवीर, आपको माया से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, खासकर उसके परिवार को लेकर। आपको बोलना था तो सिर्फ माया और वंश की शादी के बारे में ही बोलना चाहिए था, ना कि पूरे शेखावत परिवार पर उंगली उठानी चाहिए थी, एकांत जी ने शांत आवाज में सामने खड़े राजवीर जी को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राजवीर जी ने गुस्से से कहा, पर पापा, वो बदतमीज लड़की हमारे मना करने के बावजूद भी अंदर कदम रख रही थी। गुस्सा नहीं राजवीर, खासकर हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, एकांत जी ने अभी शांति से कहा। उनकी शांत आवाज बता रही थी कि वो कभी भी भड़क सकते हैं। राजवीर जी ने गुस्से से एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें नीचे कर ली। राजवीर, वो है लड़की अब इस घर की बहू है, वंश की पत्नी है, और अब वो हमारी इज्जत भी, और हमें ही हमारी इज्जत की इज्जत करनी चाहिए, समझे आप? और आप हम व्हीलचेयर पर तो हमें कम समझने की गलती मत करिए, समझे आप? और माया जब वापस घर आएगी तब आप मौन रहेंगे। अब जाए, हमें वंश में अकेले में बात करनी है, एकांत जी ने कहा। उसकी बात सुनकर राजवीर जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वंश और एकांत जी ही वहां थे। एकांत जी ने वंश को अपने पास बुलाया, जिसे देख वंश अपने दादाजी के पास जाकर उनके पैरों के पास नीचे बैठ गया। वंश, आज जो आपने माया पर हाथ उठाया वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एकांत जी ने वंश को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वंश ने अपना सिर झुका लिया। आपने माया से शादी क्यों की? दादाजी ने सवाल किया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है दादू, उतनी ही पागल भी। मुझसे शादी करने के लिए वो अपनी जान देने कोशिश कर रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी, वंश ने कहा। वंश की बात सुनकर दादाजी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, उसके हर अंदाज से ही हम समझ गए थे कि वो इस घर में कायदे और कानून बनाने के लिए आए हैं। खैर, वो जैसी भी, अब वो आपकी बीवी है और आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। आज उस पर हाथ उठाया, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे कुछ करने से पहले ही वो आपको जान से मार देगी। वंश ने उनकी बात पर उन्हें घूरा। वंश दादाजी को लेकर नीचे आया। वहां सभी मौजूद थे सिवाय राजवीर जी को छोड़कर। दादाजी ने अपनी दोनों बहुओं को देखते हुए कहा, माया जब आएंगी तब आप दोनों उनका गृह प्रवेश करेगी और उन्हें इज्जत से अंदर लाएगी। ये बात सुनकर श्वेता जी खुश हो गई। गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।